हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम जूल थम्स अप कोएफिशिएंट के बारे में जानेंगे। तो अभी तक हम ये थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप्स जो भी हमारा चैप्टर है, ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट चैप्टर होता है, तो उसको हम लोग अभी डील कर रहे हैं और आई थिंक ये 7वां लेक्चर आज होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो ओनली टेम्परेचर का फंक्शन जो होता है आइडियल गैस के लिए, उसको प्रूफ किए थे हम लोग। और आज हम लोग जूल थम्स अप कोएफिशिएंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जूल थम्स अप कोएफिशिएंट क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। जैसे जूल थम्स अप कोएफिशिएंट म्यू एक एक्सपेरिमेंट है, इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक गैस लिए, कोई भी गैस ए, किसी गैस का नाम ए है, गैस ए लिए, और इस गैस ए को हम लोग क्या किए, इसका टेम्परेचर अभी मान के चलिए P1 है, और इसको हम लोग क्या किए, एक्सपेंड करा के, किसी भी तरीक़ा से एक्सपेंड करा के इसको हम लोग P2 पे ले गए। लेकिन वो जो तरीका लगाए हैं एक्सपेंड कराने का, उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टाइप से हम देखेंगे कि ये गैस कभी हीटिंग देगा, कभी हीटिंग इफेक्ट देगा, और कभी कूलिंग इफेक्ट देगा, और कभी कुछ भी नहीं देगा। जो गैस का टेम्परेचर था वही टेम्परेचर रह जाएगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सपोज़ हमारे पास एक कोई गैस है ए, इस गैस को कांस्टेंट इंथैल्पी, इसका जो इंथैल्पी जो भी होगा, इनिशियल इंथैल्पी जो भी होगा, उस इंथैल्पी को कांस्टेंट रख के एक हम लोग प्रोसेस करेंगे। उस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि उस गैस का टेम्परेचर जो है वो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, और कभी सेम रहेगा। और ये जो प्रोसेस होगा वो कुछ भी नहीं है, एक प्रेशर रिडक्शन का प्रोसेस होगा। मतलब फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जूल थम्स अप कोएफिशिएंट में हम लोग क्या, जूल थम्स अप कोएफिशिएंट में एक जूल साहब एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किए, वो एक पर्टिकुलर गैस को लिए जिसका नाम ए था। सपोज दैट एक गैस है जिसका नाम ए है। उस गैस का शुरुआत में कुछ इंथैल्पी होगा और कुछ प्रेशर होगा, कुछ शुरुआत में सारा प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी होता है वो प्रॉपर्टी सारा होगा, उसमें एक इंथैल्पी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इंथैल्पी। तो क्या करेंगे हम लोग, इंथैल्पी को कांस्टेंट रख के एक एक्सपेंशन प्रोसेस करेंगे इस गैस का। और इस गैस का एक्सपेंशन करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये गैस कभी हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, कभी कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, कभी टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रह जा रहा है। अगर हम लोग जनरली बात करें, अगर मैं आपसे बोलूँ जनरली कि हमारे पास एक हवा है, यहाँ पे हवा है 2 मेगा पास्कल पे, इसको एक्सपेंड करके 1 मेगा पास्कल पे कर दीजिए तो क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि मैं पूछूंगा कि इसको एक्सपेंड करके हवा, जो हमारे पास एयर है, उस एयर को शुरुआती उसका जो प्रेशर है वो 2 मेगा पास्कल है, इसको एक्सपेंड करके 1 मेगा पास्कल पे कर दीजिए, लेकिन इसका एंथैल्पी जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा? और तो अब मैं क्वेश्चन एक पूछूं आपसे कि इसका टेम्परेचर क्या होगा जब इसका स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हम लोग ले जाएंगे। तो इसका स्टेट 2 ये है, सपोज दैट ये इसका स्टेट 2 है, या स्टेट 1 है, स्टेट 2 है। और स्टेट 2 में क्या है, इसका प्रेशर 1 मेगा पास्कल हम लोग कर दिए हैं, लेकिन हमारा कंडीशन ये है इंथैल्पी दोनों का कांस्टेंट है। तो हम लोग आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करेगा। अगर इसका टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंड किया है, और एक्सपेंड किया है तो कम क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई गैस एक्सपेंड करता है तो हम लोग को क्या पता है टेम्परेचर क्या होता है। अगर हमारे पास कोई गैस है और उस गैस का छोटा छोटा पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। उसके सेंसेबल एनर्जी, उसके जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग सेंस करते हैं टेम्परेचर के रूप में। और अगर मैं बोलूँ कि इसको एक्सपेंड कर दिया गया, इस गैस को एक्सपेंड कर दिया गया, तो एक्सपेंड करने का क्या मतलब है? एक्सपेंड करने का एक ही मतलब है कि इसका जो छोटा छोटा पार्टिकल होगा उसके बीच में गैप बढ़ जाएगा, और जब गैप बढ़ेगा तो इसको कोलाइड करने में, एक दूसरे के साथ कोलिजन करने में ज़्यादा समय लगेगा। इसका क्या मतलब है? कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन घट जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड घट जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जूल थम्स अप कोएफिशिएंट यही बताता है कि अगर हमारे पास कोई गैस है और उसका टेम्परेचर अगर अभी शुरुआत कंडीशन में T1 है, और अगर उस T1
अगर हम उस गैस को उसके प्रेशर से कम करा के एक्सपेंड करा के दूसरे प्रेशर पे ले जाते हैं और इंथैल्पी कांस्टेंट रख के, तो वहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर उस गैस का बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, टेम्परेचर उस गैस का कम भी मिल सकता है, और टेम्परेचर उस गैस का उस प्रोसेस के बाद कांस्टेंट भी मिल सकता है। ठीक है, ये हुआ जूल थम्स अप कोएफिशिएंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन। अब हम लोग चलते हैं इसका एक्चुअल डिस्कशन समझने। ठीक है, तो जूल थम्स अप कोएफिशिएंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जनरली जूल थम्स अप कोएफिशिएंट हम लोग म्यू से इसको दिखाते हैं, और ये जो कोएफिशिएंट है ये कुछ भी नहीं है, एक प्लॉट के बीच का एंगल है, मतलब स्लोप है। जूल थम्स अप कोएफिशिएंट जो है म्यू जो है वो एक प्लॉट होगा, एक प्लॉट मतलब एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ में कोई प्लॉट होगा, उस प्लॉट का जो स्लोप होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को हम लोग म्यू बोल रहे हैं, जूल थम्स अप कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। और ये प्लॉट जो है किसके किसके बीच में होगा हम लोग वो समझने चलते हैं अभी। तो ये प्लॉट जो होगा, जो हम लोग जूल थम्स अप कोएफिशिएंट के लिए जो प्लॉट बनाएंगे वो प्लॉट होगा टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बीच। तो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर के बीच में हम लोग एक प्लॉट बनाएंगे किसी भी गैस के लिए, और उस प्लॉट का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी स्लोप होगा उसी को हम लोग म्यू बोलेंगे, उसी को जूल थम्स अप कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो गया कि म्यू इज इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी, एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। तो इसका क्या एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट टेल्स अबाउट व्हाट हैपन टू टेम्परेचर ऑफ एनी गैस आफ्टर एक्सपेंशन एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। मतलब किसी भी गैस, हम सपोज कीजिए हमारे पास ये एक टी और पी के बीच में एक प्लॉट है, और इस प्लॉट में हमारे पास एक कोई गैस है जो पॉइंट आई पे है, और इसको इस डायरेक्शन में हम लोग इसका प्रोसेस करवा रहे हैं, मतलब प्रेशर हाइयर से प्रेशर लोअर तक ले जा रहे हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट इंथैल्पी का लाइन फॉलो करके वो जा रहा है गैस। तो वो गैस कैसे जाएगा, वो गैस कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये गैस कुछ इस प्रकार से जाएगा और यहाँ पे जाके मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक कर्व है जो कांस्टेंट इंथैल्पी पे है और एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन किसके किसके बीच का है, प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व के, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो ग्राफ है उसके बीच का एक कर्व है हमारे पास, जिसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सपेंशन कर्व एट कांस्टेंट एंथैल्पी ऑफ एनी गैस। किसी भी एक गैस का, ये एक गैस के लिए है, ये जो मैं एक कर्व बनाया हूँ एक पर्टिकुलर गैस के लिए है। ठीक है, अब क्या है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हम लोग को 3 पार्ट दिखाई देगा। फर्स्ट पार्ट मैं इधर दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो हमारे पास इस जो कर्व है, ये प्लॉट जो है, इस प्लॉट में टोटल 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है होगा वो ये होगा, सेकेंड सेक्शन जो होगा इतना से इधर वाला ये होगा, एंड थर्ड सेक्शन जो होगा एक यही सेम पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है वही पर्टिकुलर पॉइंट ये होगा थर्ड। तो ये हमारे पास थर्ड होगा। अगर ध्यान से देखें इस कर्व को, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इस कर्व को अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ से लेके और यहाँ तक के लिए, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक के लिए हम लोग को जो म्यू का वैल्यू मिलेगा, मतलब जो स्लोप मिलेगा इस कर्व का, वो लेस देन 0 मिलेगा, मतलब निगेटिव मिलेगा। निगेटिव कहने का मतलब क्या है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें और इसका अगर हम लोग एंगल मेज़र करें तो निगेटिव में जाएगा, माइनस में एंगल जाएगा, इसका मतलब ये है। ठीक है, एंगल हमेशा हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से मेज़र करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, दूसरा कहानी ये है कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखूं तो यहाँ से यहाँ तक जो स्लोप होगा, जो म्यू होगा, वो पॉजिटिव होगा। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो एट टिप, इस टिप के पास जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम दिखा रहा है, इस टिप के पास
अगर हम स्लोप देखें तो ज़ीरो होगा, ज़ीरो स्लोप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होने वाला है। तो इस स्लोप क्या बताता है, ये स्लोप हमको क्या बताता है वही हम लोग को जानना है। और ये स्लोप ही बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमको बताता है कि किसी भी गैस का हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा कि वो कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, तो चलते हैं समझने। मैं कुछ पॉइंट पर्टिकुलर लिखा हूँ उसको समझते हैं। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि जो हम लोग कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस का बात कर रहे हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस का बात कर रहे हैं, ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस हम लोग वन ऑफ द डिवाइस थ्रॉटलिंग से हम लोग कर सकते हैं, और वन ऑफ द प्रोसेस थ्रॉटलिंग डिवाइस और या थ्रॉटलिंग प्रोसेस से कर सकते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, हमारा इंथैल्पी कांस्टेंट होता है और प्रेशर रिड्यूस करता है। और थ्रॉटलिंग डिवाइस कैसा डिवाइस होता है, एक रिस्ट्रिक्टेड पैसेज होता है, एक छोटा सा पैसेज होता है, और जिससे हम किसी भी फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं तो उसका इंथैल्पी कांस्टेंट होता है और उसका प्रेशर ड्रॉप करता है। तो रिस्ट्रिक्टेड फ्लो को हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन इज फिक्स्ड, दैट इज टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर, प्रेशर एंड हमारा जो इंथैल्पी है वो, इसको हम लोग को फिक्स रखना पड़ेगा। मतलब पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो है हमारा फिक्स है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है पॉइंट कि इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा पूरा प्रोसेस में। उसके बाद क्या पॉइंट है, एंड वी वेरी फाइनल कंडीशन, हम लोग फाइनल कंडीशन को वेरी करेंगे। हाँ, और लास्ट पॉइंट जो ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट वी वेरी फाइनल कंडीशन, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोग के लिए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा कि वेरी लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है, और लास्ट कंडीशन ही हमारा बताएगा कि ये गैस का एक्सपेंशन, ये गैस का कूलिंग होगा कि हीटिंग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो मैं एक गैस के लिए प्लॉट खींचा हूँ। अगर सेम गैस के, अगर बहुत सारे गैस के लिए, हम लोग बहुत सारे गैस के लिए अगर प्लॉट खींचे सेम कंडीशन पे, बहुत सारे गैस के लिए अगर हम प्लॉट खींचे सेम कंडीशन पे, तो क्या होगा, हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व आएगा। फैमिली ऑफ कर्व मतलब ये इंथैल्पी 1 है, ये इंथैल्पी 2 है, ये इंथैल्पी 3 है, इंथैल्पी 4 है, इंथैल्पी 5 है, और ये कर्व ऐसे कुछ वैरी करते जाएगा। और इस सभी जो कर्व बना है, सभी जो गैस के लिए जो कर्व बना है, उस कर्व का अगर आप देखें तो जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, और फाइनली जो हमारा वाई एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस, उसको जाके कट कर दे रहा है। मतलब फाइनली हायर टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ समझने वाला बात यह है, उसको समझते हैं हम लोग, जो समझने वाला बात है उसको समझते हैं। हम लोग को ये चीज़ पता चल गया कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, इस मैक्सिमम पॉइंट से लेफ़्ट साइड जो होता है वो म्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, और राइट साइड जो होता है, ये इधर वाला पॉइंट, इस म्यू लेस देन ज़ीरो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि म्यू लेस देन ज़ीरो और म्यू ग्रेटर देन ज़ीरो ये कब कब आ सकता है, इसको हम लोग को समझना है। तो इसको समझने पहले चलते हैं। तो मैं पहले से वापस इसी कर्व में आ रहा हूँ। इस कर्व में अगर ध्यान से हम लोग देखें तो इसमें मैं टोटल 3 पोजीशन दिखाया हूँ। फर्स्ट पोजीशन में ऑलराइट, तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं, जिधर म्यू ग्रेटर लेस देन ज़ीरो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग रीजन, जिधर म्यू लेस देन ज़ीरो होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग रीजन। ठीक है, इसी को हीटिंग और इसी को कूलिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको भी हम लोग समझने चलते हैं। तो हमारे पास म्यू का क्या एक्सप्रेशन था, म्यू इज इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल पी, यही था, डेल टी और डेल पी। एक बात आप बताइए,
टेम्परेचर हम लोग हमेशा घटा रहे हैं, ये बात क्लियर है कि प्रेशर हम लोग हमेशा घटा रहे हैं। तो प्रेशर जब हमेशा घटा रहे हैं तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, इसी को हम लोग डेल P लिखेंगे। और प्रेशर हमेशा हम लोग घटा रहे हैं तो फाइनल वाला प्रेशर P फाइनल वाला प्रेशर कम आएगा, इनिशियल वाला प्रेशर ज़्यादा आएगा। इसका मतलब है डेल P हमेशा माइनस में आने वाला है। इतना बात क्लियर है, डेल P हमेशा माइनस में आने वाला है। तो ये बात हम लोग को क्लियर हो गया कि डेल P हमेशा, ये तो हमेशा माइनस में आने वाला है। म्यू माइनस होने का क्या मतलब है? म्यू माइनस होने का ये मतलब है कि डेल T प्लस आना चाहिए, तभी तो म्यू माइनस होगा। नीचे वाला माइनस ऊपर वाला प्लस मिलके माइनस देगा। डेल T माइनस होने का क्या मतलब है? डेल T माइनस होने का मतलब है कि T फाइनल माइनस T इनिशियल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा T फाइनल ग्रेटर देन T इनिशियल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर जो था उससे टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका मतलब हीटिंग हुआ है। इसीलिए हम लोग जब भी म्यू का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उसको हम लोग हीटिंग रीजन बोलते हैं। आई होप इतना बात क्लियर हुआ हो आपको। ठीक सेम मैनर में हम लोग कूलिंग रीजन को भी समझ सकते हैं कि म्यू अगर प्लस आता है तो हम लोग इसको कूलिंग रीजन क्यों बोलते हैं। तो हमारे पास म्यू बराबर फार्मूला है डेल T बाई डेल P, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि P हमेशा माइनस में होने वाला है। अगर ये इसको प्लस लाना है, हम लोग को इसको प्लस लाना है, तो एक ही कहानी है कि इसको हमको प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको मतलब डेल T को हमको माइनस करना पड़ेगा। डेल T को माइनस करने का क्या कहानी है? इसका कहानी ये है कि फाइनल टेम्परेचर माइनस छोटा होना चाहिए और इनिशियल टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर घट गया है तो यहाँ पे हमको कूलिंग देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग म्यू जब ग्रेटर देन 0 होता है, म्यू ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है? म्यू ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है प्लस, म्यू लेस देन 0 होने का क्या मतलब है? माइनस। तो इसीलिए जब भी म्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो हम उसको कूलिंग रीजन बोलेंगे, और म्यू लेस देन 0 होगा तो हम उसको हीटिंग रीजन बोलेंगे। और जहाँ पे म्यू 0 है, इसका क्या कहानी है? म्यू 0 कब हो सकता है? ध्यान से समझिएगा। हमारे पास म्यू बराबर फार्मूला है डेल T बाई डेल P। ये तो हमेशा माइनस में आने वाला है, ये बात तो क्लियर है। डेल P हमेशा माइनस में आने वाला है। अगर हमको म्यू 0 करना है तो नोमिनेटर को हमको 0 करना पड़ेगा, ऊपर वाले को 0 करना पड़ेगा। और ऊपर वाले को 0 करने का एक ही कहानी है, एक ही हमारे पास उपाय है कि T फाइनल बराबर हो जाए T इनिशियल के। मतलब यहाँ पे न हीटिंग न कूलिंग देखने को मिले। तो इस हिसाब से हम लोग जो हमारा कोएफिशिएंट जो म्यू है उसके हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी गैस जो है वो हीटिंग देगा कि कूलिंग देगा, हीटिंग इफेक्ट देगा कि कूलिंग इफेक्ट देगा आफ्टर एक्सपेंशन के बाद, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं समझने इन्वर्जन पॉइंट क्या है, इन्वर्जन कर्व क्या है। तो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पे मतलब ऐसे बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे ना हमको हीटिंग मिलता है ना कूलिंग मिलता है, मतलब म्यू 0 मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट। क्या मैं क्या बोला? मैं ये बोला कि हमारे पास जितना भी कर्व है उस कर्व पे एक वैसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ना हमको हीटिंग देखने को मिलेगा ना कूलिंग देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन पॉइंट। और वो इन्वर्जन पॉइंट को जब सारे इन्वर्जन पॉइंट के लोकस को हम लोग मिला देंगे तो हम लोग को एक लाइन मिलेगा, ऐसा एक लाइन मिलेगा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन कर्व। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इन्वर्जन पॉइंट और इन्वर्जन कर्व क्या है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये रहा हमारे पास इन्वर्जन कर्व, और इन्वर्जन कर्व के राइट तरफ म्यू जो है निगेटिव है और लेफ्ट तरफ म्यू पॉजिटिव है। तो राइट तरफ म्यू निगेटिव है, इसका क्या मतलब है? इधर हम लोग को हीटिंग देखने को मिलेगा। और लेफ्ट तरफ म्यू पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? इधर हमको कूलिंग देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन किया हूँ, इन्वर्जन पॉइंट के उधर हीटिंग और इन्वर्जन पॉइंट के इधर कूलिंग रीजन और हीटिंग रीजन। मतलब कोई गैस का अगर फाइनल पॉइंट इस पॉइंट पे आ गया तो ये कूलिंग इफेक्ट देगा, कोई गैस का फाइनल पॉइंट अगर इस पॉइंट पे आ गया तो ये हीटिंग इफेक्ट देगा,
ठीक है। और कोई गैस का फाइनल पॉइंट अगर इस पॉइंट पे आ गया तो वो ना हीटिंग इफेक्ट देगा ना कूलिंग इफेक्ट देगा, ये कहानी है। और एक बात और, ये जो मैं कर्व खींचा हूँ ये ऐसा बोल सकते हैं हम लोग सेम कर्व, सेम गैस का, जो गैस ए लिए थे उस सेम गैस ए का खींचा हूँ। सेम गैस ए को पहले एंथैल्पी H4 पे रखें, उसके बाद उसको एक्सपेंड करवाएं, फिर एंथैल्पी H3 पे उसको रखें, कांस्टेंट रखें, एक्सपेंड करवाएं, फिर एंथैल्पी H2 पे रख के एक्सपेंड करवाएं, फिर एंथैल्पी H1 पे रख के एक्सपेंड करवाएं। और हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि जब एंथैल्पी H1 पे रख के हम लोग एक्सपेंड करवाएं उस गैस को, तो वो उसका जो ना हीटिंग रीजन था ना कूलिंग रीजन था, जहाँ पे म्यू 0 हो रहा था, वो डायरेक्ट पॉइंट जो हमारा ये टेम्परेचर एक्सिस है उसको कट कर रहा था। तो इसीलिए हम इसको मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर बोले। जिस पॉइंट पे जो भी इन्वर्जन पॉइंट हमारा टेम्परेचर एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ हो। तो हम लोग और आगे देखते हैं क्या कहानी है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि आइडियल गैस का जब हम एक्सपेंशन कराएंगे कांस्टेंट एंथैल्पी पे, तो वहाँ पे हमको ना हीटिंग देखने को मिलेगा ना कूलिंग देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे म्यू 0 रहता है। आइडियल गैस का म्यू 0 रहता है, मतलब आइडियल गैस को जब हम एक्सपेंड कराएंगे एंथैल्पी कांस्टेंट रख के भी, फिर भी वहाँ पे ना हमको हीटिंग देखने को मिलेगा ना कूलिंग देखने को मिलेगा, मतलब म्यू जो है, म्यू का वैल्यू, जूल थम्स अप कोएफिशिएंट का वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 होता है। वो क्यों होता है, कैसे 0 होता है, उसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, प्लस माइनस कैसे होगा ये मैं आपको बताया हूँ। और जो जहाँ भी मैं प्रेशर बढ़ाया हूँ वो सिर्फ थिंकिंग के लिए, और बगल में थिंकिंग भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, आपको सामने दिख रहा होगा। अभी हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं कि आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास एंथैल्पी का फार्मूला होता है CP/dT, वो होता है, वो क्यों होता है वो प्रूफ करेंगे। और आइडियल गैस के लिए म्यू 0 क्यों होता है वो प्रूफ करने चलेंगे। ठीक है, कैसे होता है वो प्रूफ करने चलेंगे। तो हमारे पास एक रिलेशन है TdS = DH - VdP, और एक इसी में इसको अगर रीअरेंज करें तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा DH = TdS + VdP। ठीक है, और हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं TdS = CP/dT - T del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dP। ये चीज़ हम लोग आज पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो जब हम TdS के जगह, ये जो TdS है इसके जगह इसको पुट करेंगे, तो यहाँ में हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा DH = CP/dT - T del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dP + VdP। ठीक है, जब इसको हम लोग, यहाँ भी dP है यहाँ भी dP है, दोनों को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन बनेगा DH = CP/dT - T dV del V/del T एट कांस्टेंट प्रेशर -V इनटू dP। और ये सभी गैस के लिए, आइडियल गैस, रियल गैस, सभी गैस के लिए वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये नहीं माने हैं, और यहाँ पे जो भी हम इक्वेशन लगाए हैं ये प्रॉपर्टी का रिलेशन लगाए हैं, तो प्रॉपर्टी सभी के लिए सेम होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आइडियल गैस के लिए होता है। अब हमारे आइडियल गैस के लिए, सॉरी, सभी गैस के लिए, फॉर ऑल गैसेस, आइडियल गैस, रियल गैस, वंडर वाल गैस, सभी गैस के लिए। आगे चलते हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन X नाम दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्या है, हमारे पास आइडियल गैस के लिए, प्रॉपर आइडियल गैस के लिए हमको एक चीज़ पता है कि PV = mRT। ये आइडियल गैस के लिए प्रॉपर होता ही है, हमको एक चीज़ पता है। तो वॉल्यूम के जगह हम लोग mRT/P लिख सकते हैं, और जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जब प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो हमारे पास ये M × R/P आएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखे हैं और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, तो टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा,
इसीलिए यहाँ पे mR/P है। और एक चीज़ और, ये mR/P आ गया, और दोनों तरफ अगर हम T से मल्टीप्लाई कर दें, इसी में दोनों तरफ अगर T से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको तीनों को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेट इसको कर सकते हैं। अब क्या करें, अब करें ये कि हमारे पास जो ऊपर वाला इक्वेशन था उसमें कुछ टर्म का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे कुछ टर्म का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का मतलब, जो हमारे पास एक ये टर्म था, इस टर्म में अगर हम ध्यान से देखें तो इसके जगह v को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और जैसे ही इसके जगह v को सब्सटीट्यूट करेंगे v माइनस v ज़ीरो हो जाएगा, और ये पूरा टर्म ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वेट हो जाएगा। और जैसे ही पूरा टर्म ज़ीरो के इक्वेट होगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा, ये रहा हमारा ये सारा टर्म ज़ीरो के इक्वेटेड। और जैसे ही सारा टर्म ज़ीरो के इक्वेटेड हुआ तो हमारे पास ये सारा टर्म ज़ीरो हो गया, और सिर्फ हमारे पास इतना ही टर्म ये बचा। तो आइडियल गैस के लिए हमारा जो स्पेसिफिक एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, CP/dT। ये हमको प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। हम लोग ये समझ गए हैं कि DH = CP/dT आइडियल गैस के लिए होता है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब क्या हुआ, इक्वेशन X से हम लोग अगर H = इक्वेशन X से अगर हम H = कांस्टेंट रखना चाहते हैं, H = कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, तो DH क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर H कांस्टेंट है तो DH ज़ीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर H कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो DH ज़ीरो हो जाएगा। तो इधर हमारे पास जो रिलेशन था DH, इसको हम लोग ज़ीरो कर दिए हैं, और हमारा ये इक्वेशन X था। अब क्या किया, इस पूरा टर्म को हम लोग लेफ़्ट साइड अरेंज किए हैं, और इसको राइट साइड, और हम लोग लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आया CP/dT = T del V del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V × dP। अब क्या किए, इधर वाले जो dP है और ये जो CP है dt है, इसको हम लोग एक साथ ले आए, और एक साथ इसीलिए ला पाए क्योंकि ये कांस्टेंट एंथैल्पी का सहारा लिए हैं। कांस्टेंट एंथैल्पी के कारण ही यहाँ पे ज़ीरो आया है, क्योंकि यहाँ पे DH था। DH ज़ीरो कब आएगा, कांस्टेंट एंथैल्पी पे आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस टर्म को इधर ले आए और इस CP को इधर ले आए, 1/CP। ठीक है, तो हमारे पास dt/dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी हो गया, विच इज इक्वल्स टू 1/CP × T × del V del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। और यही जो है अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, dt/dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी, जो म्यू के बराबर होता है। मतलब म्यू जो है जूल थम्स अप कोएफिशिएंट, उसका एक इक्वेशन, एक रिलेशन आ गया हमारे पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। म्यू इज इक्वल्स टू 1/CP × T del V del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V, और यही बराबर है स्लोप के dt/dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और हम लोग को एक चीज़ पता है कि आइडियल गैस के लिए, जो हमारा आइडियल गैस होता है, उस आइडियल गैस के लिए अभी थोड़ा देर पहले पीछे हम लोग देखे हैं, आइडियल गैस के लिए ये वाला टर्म ज़ीरो होता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हैं, आइडियल गैस के लिए ये टर्म जो होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे मैं अगर ऊपर जाऊँ और हम लोग जहाँ पे देखे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग देखे हैं कि आइडियल गैस के लिए ये जो टर्म होता है, ये टर्म ज़ीरो होता है। देखें, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन में अगर ये टर्म को ज़ीरो कर दें, क्योंकि आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस के केस में इस टर्म को ज़ीरो कर दें, ये जो टर्म है हमारे पास, इस टर्म को अगर ज़ीरो कर दें तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर आइडियल गैस का कंडीशन हम लोग लगाएं तो ये टोटल ज़ीरो,
और हम लोग को पता भी है कि आइडियल गैस के लिए म्यू ज़ीरो होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। और तो यहाँ से प्रूफ होता है कि आइडियल गैस के लिए म्यू जो होता है वो ज़ीरो होता है। आई होप आपको जूल थम्स अप कोएफिशिएंट पूरा जितना भी मैं बताया उतना अच्छे से समझ में आया होगा। और जूल थम्स अप कोएफिशिएंट को समझने के लिए जो फाइनल कंडीशन वाला मैं पॉइंट जो लिखा था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।